जय हिंद साथियों, मैं दीपक कुमार जीएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जिसके बारे में हमने आपको कल नहीं बताया था। चलो हम उस सूचना को आज बताते हैं। आप लोगों के लिए जो जीएसटी क्लास हमने स्टार्ट की है, जीएसटी, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि पॉलिटी ही पढ़ाई जाए। इसमें आपको जीएसटी जितने भी विषय होते हैं सबको पढ़ाया जाएगा, वो कंप्लीट कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ टॉपिक छोड़ दिए जाए या मतलब उतना ही पढ़ाया जाए। कंटेंट आपको ऐसा दिया जाएगा जो आपको ग्रुप डी से लेके यूपीपीसीएस 3 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कंटेंट आपको इतना डीप दिया जा रहा है कि आपको और कहीं से किसी भी किताब को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और विशेष करके आपका जो टेट का एग्जाम है, यहाँ से लगभग जीएसटी 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हमारी क्लास से ही 35 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। 100% कहीं से मिल जाएंगे। और आपके लिए टेट, सुपर टेट, पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी सभी के लिए बेनिफिशियल है। और दूसरी आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई में रह रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए हम टेट और यूपी पुलिस टेट और यूपी पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच ला रहे हैं। स्पेशल बैच जो बिल्कुल फ्री होगा। जितने स्टूडेंट पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, 9621100118 यह हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए, एकदम फ्री, जिसमें आपको जीएसटी पढ़ाया जाएगा, मैथ कंप्लीट सिलेबस टेट और यूपी का कराया जाएगा विथ हिंदी। जो कुछ भी है आपको सब कराया जाएगा। तो चलिए आप अपने टॉपिक पर बात करते हैं। कल कहाँ तक टॉपिक हुआ था, क्या क्या रह गया था। ये 2 संख्या थी जिसके बारे में हमने आपको कल नहीं बताया था, नोट कर लो। और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि संविधान सभा में 389 सदस्य, कितने सदस्य थे? 389। 389 ही क्यों थे? इसका अगला पॉइंट ये है, प्रति 10 लाख आबादी पर, इसी का पॉइंट है, प्रति 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। कितना चुनना था? प्रति 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। और उस समय भारत की जनसंख्या थी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ से कम थी। जनसंख्या कितनी थी? लगभग 40 करोड़ से कम थी, लगभग 40 करोड़ के आसपास ही, उससे कुछ कम थी। और प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। अगर देखा जाए इस हिसाब से, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव कराया जाए तो लगभग जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। इसलिए सीटें कितनी निर्धारित की गई थी? 389। और इसी में एक पॉइंट और, हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्या नहीं किया था? इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। एक पॉइंट और इसमें लगाते हैं। ब्रिटेन के एक विधि शास्त्री हैं, जी ऑस्टन। जी ऑस्टन, उनकी एक किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। जी ऑस्टिन जी का कथन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो बुक है, उन्होंने इसमें कहा है संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। एक ब्रिटेन के भी शास्त्री हैं जी ऑस्टिन, उनकी एक बुक है, बुक का नाम है था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इसमें कहा है कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। एक कथन अपने गांधी जी ने भी कहा है, गांधी जी गांधी जी ने 1922 में कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जैसा कि दिख रहा होगा आपको, गांधी जी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो कल ये टॉपिक अपना जो था संविधान सभा, आज यहीं पे खत्म होता है। संविधान सभा जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हम संविधान सभा खत्म करके प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य का। इसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। ये हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया है, तो इस क्लास में भी हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। चलिए देखते हैं प्रस्तावना के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या है क्या नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंग्लिश में। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, अखंडता। क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। न्याय के बारे में मतलब कितने प्रकार के न्याय को बताया गया। तो देखते हैं न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने न्याय हैं? 3। यहाँ लिखते हैं पॉइंट बना के, न्याय 3 प्रकार के। क्वेश्चन एक आता है कि भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई है। जो देखते हैं प्रस्तावना आपके सामने लिखी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति क्या होती है? अपने विचारों को प्रकट करना या अपने मत को प्रकट करना अभिव्यक्ति होती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। उपासना की स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता कितनी प्रकार की होगी सर? स्वतंत्रता 5 प्रकार की। प्रतिष्ठा, अवसर की समता। समता का मतलब समानता से। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि भारतीय प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है? अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। समानता कितने प्रकार की हो गई?
दो प्रकार की। इसको और एक बार और बता दिए गए, न्याय तीन प्रकार की, स्वतंत्रता पांच प्रकार की, समानता दो प्रकार की। आगे देखते क्या लिखा है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन जितने भी टर्म लिखे हुए हैं हम सबको अभी एक्सप्लेन करेंगे कि हम भारत के लोग का मतलब क्या है, संपूर्ण संपन्न का मतलब क्या है, समाजवादी का मतलब क्या है, अंतर्निरपेक्ष का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, आगे सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आइए प्रस्तावना में कुछ और पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को कभी आया, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रस्तावना को किसने क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, आर्टिकल या अनुच्छेद आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। आइए दो पॉइंट और देखते हैं। पीएम मुंशी ने प्रस्तावना को पीएम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा। राजनीतिक जन्म पत्री कहा। एक पॉइंट और देखते हैं, देखते एम ए पालकी वाला। एम ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एक पॉइंट उसमें और देखते हैं, इसके बाद समझाएंगे इसको अच्छे से। इसके साथ बेरुआई केस। बेरुआई केस 1960 का है। इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। नहीं माना। फिर 1973 में किस आया केशवानंद केस। 1973 में आया। इसने संविधान का अंग माना। प्रस्तावना को क्या माना? संविधान का अंग। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं। प्रस्तावना
न्याय योग्य नहीं है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि प्रस्तावना में जिसमें जो कुछ भी लिखा है इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि मतलब प्रस्तावना में ऐसा लगा है इसको मतलब बाध्य योग्य करिए। प्रस्तावना न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है न्याय योग्य नहीं है। यहाँ पर देखो बाध्य योग्य नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। अगला पॉइंट फिर इसके बारे में बताएंगे इसका क्या पॉइंट है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की आत्मा। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32 को। यमुना ने क्या कहा प्रस्तावना को? राजनीतिक जन्म पत्री। जबकि एम ए पालकी ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। अगला पॉइंट क्या है? गिरवाई के साथ 1960 में इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। फिर 1973 में केशवानंद भारती के साथ इसने संविधान को इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। प्रस्तावना बाध्य नहीं है, न्यायालय में बाध्य नहीं है। चलो इसको रीड करते हैं तो इसके कुछ शब्दों को बताएंगे। पहला शब्द है हम भारत के रूप का मतलब क्या है? हम भारत के लोग। इसका सीधा सीधा मतलब यही है संविधान को शक्ति संविधान की शक्ति का मूल स्रोत भारत की जनता है। शक्ति का मूल स्रोत भारत की जनता है। संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? भारत की जनता से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक बाह्य मामले लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। अगला पॉइंट देखिए क्या है? समाजवादी। क्या है? समाजवादी। चलिए देखते हैं इसको इसका मतलब क्या होगा। समाजवादी का मतलब है प्रमुख संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। जैसे फैक्ट्री, उपकरण वगैरह जितनी भी उपकरण बनाए जाते हैं, गाड़ी है, ट्रैक्टर है और भी है तमाम उपकरण। समाजवादी का मतलब क्या होगा? प्रमुख संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष
पंचनिरपेक्ष क्या? पंचनिरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसे धर्मनिरपेक्ष के नाम से भी पुकारा जाता है कभी कभी। राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला अपन देखते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक का मतलब है लोगों का शासन। अपने यहाँ कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक का मतलब क्या होगा, इसको समझाते हैं आपको। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था वह होती है जिसमें शासन डायरेक्ट जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, लोकसभा में विधायक है, सांसद है, इनके द्वारा सरकार बनाई जाती है, तो सरकार के द्वारा ही शासन को संचालित किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब है राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब कैसा है? राष्ट्र का अध्यक्ष वंश के अनुसार चलता है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। अपने यहाँ क्या होगा? राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत। राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत। चलिए स्विच करते हैं, एक दो पॉइंट और हैं हमको दिखा दीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, अखंडता। क्या? अखंडता। अखंडता का मतलब क्या हुआ? अखंडता का मतलब हुआ इसका जिसका खंडन न किया जा सके। जैसे कि इंडिया है ये अपना, इसमें कई राज्य जुड़े हुए हैं, यूपी है, एमपी है, यूपी है, गुजरात है, राजस्थान है, बिहार है। इसका मतलब ये है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के धागे ही बने हुए हैं, इनको चाह कर भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि इनकी सोचे अपने आप को अगर राष्ट्र बनाना तो वो नहीं बना सकती। इसी का मतलब हुआ क्या? अखंडता, मतलब इसका खंडन ना किया जा सके। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका प्रस्तावना कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।